क्या हम लोग पहुंच चुके हैं हंसते खेलते गिरते पड़ते पार्ट 2 में। किसी तरह क्या रे इतना मुश्किल से पार्ट 2 में पहुंचे हैं। आप लोग ऐसे करिएगा तो देखिए पार्ट 2 में कुल मिला के आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। जी हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड और फ्लूइड। सुनो, जो हम लोगों को पढ़ना है ना, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी अभी है क्या कि इससे पहले हम लोग पार्टिकल बॉडी के बारे में, मतलब पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे मेनली। उसके बाद हम लोगों ने उस पार्टिकल में जो रिजिडिटी वाली मैटर है, उसका जो रिजिडपन है कह सकते हो, नहीं, उसके बारे में हमने रिजिड बॉडी देखा। और रिजिड बॉडी का क्या क्या मैकेनिक्स होता है, वो कैसे उसमें सर्कुलर मोशन या लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, और सब कुछ अलग अलग चीजें जो वो बिल्कुल ही पार्टिकल से भिन्न की तरह बिहेव करता है, उसको हमने सीखा। अभी हम लोगों को करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होगी। इनमें जो भी टर्म्स आएंगे वो आपके लिए बिल्कुल ही नए होंगे। इससे पहले कुछ कुछ ऐसे टर्म्स थे जो आप लोगों को पहले से पता था। अभी कंप्लीट नया टर्म है, नई चीजें हैं, नई बातें हैं जो आपको इजीली समझ में आएगा, भी आसान टॉपिक है। तो ये चैप्टर होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद फिर से हम लोग ये सारी प्रॉपर्टी जो लिक्विड्स में लगती है या फ्लूइड में लगती है, गैसेस हो, तो हम लोग वहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास भी पढ़ेंगे, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं अगले चैप्टर में। फिर हम लोग चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर वेव्स। जी हाँ, केमिस्ट्री का नहीं है, साइंस का ही है। हाँ, साइंस का ही। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये कि सॉलिड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को दिखती है, उसके पीछे का कारण क्या होगा वो हम लोगों को पढ़ना, उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, रीजन क्या है, वो समझना है, ठीक है। तो इसे सबसे पहला शब्द इसमें आता है इलास्टिसिटी। ये एक वर्ड है, आपने कभी कभी सुना भी होगा, इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी है क्या, इसको दो तरीके से डिफाइन हम लोग करेंगे, दोनों में समझेंगे बात क्या है। जैसे पहला डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे है कि किसी भी मैटर में इलास्टिसिटी जनरली सॉलिड प्रॉपर्टी, सॉलिड मैटर में प्रॉपर्टी मतलब होती है, सॉलिड मैटर की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और जो फ्लूइड मैटर की प्रॉपर्टी वो विस्कोसिटी वाला हो जाएगा, सरफेस टेंशन वाला हो जाएगा, जो आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। इलास्टिसिटी जब भी हम बोलेंगे तो आपको सॉलिड मटेरियल दिमाग में आना चाहिए, क्लियर है। तो मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब उसे आप डिफॉर्म कर दोगे, तोड़ मरोड़, जब होता है ना कि आपने उसे तोड़ मरोड़ दिया या उसके शेप साइज को बिगाड़ दिया, फिर जैसे छोड़ देते हो वो वापस आ जाता है। वो ऐसा काफी ढेर सारा मटेरियल होता है। स्पॉन्ज वाला गेंद देखो, अगर आपने उसे दबाया, दब गया, वो पूरा डिफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे छोड़ोगे वो ओरिजिनल अपने स्टेट में आ जाएगा। होता नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी, कि रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब आपने जो उसे डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाया है, उसके शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन को, उसको कहा जाता है, उस फोर्स को, उस एक्सटर्नल फोर्स को कहा जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे आपने हटाया, उस फोर्स को हटाने के बाद वो बॉडी अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ जाती है, जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मैटर में अवेलेबल, क्लियर है, बोलो। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक तवेचा खींच के मारा, मुंह फूल गया कुछ देर तक, सच में, मतलब जो चोट लगने से फूलता है वो बला नहीं, उठने वाला मुंह फुला नहीं, तो धीरे धीरे फिर छुटक जाता है। इलास्टिसिटी इंस्टेंट होती है, इलास्टिसिटी इंस्टेंट होती है, तुरंत, है ना, लंबा टाइम नहीं होना चाहिए इसमें, तुरंत। आपने जैसे रबड़ को आपने खींचा, छोड़ा, रबड़ को आपने खींचा, छोड़ा, फिर वापस आ गया। स्टील का स्केल है किसी के पास? स्केल है किसी के पास? कोई बात नहीं, आपने उसे कभी मोड़ा होगा, पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मोड़ा होगा, मोड़ा होकर छोड़ा होगा, फिर वापस आ जाता है, वो तुरंत एकदम स्टिक, है ना। तो इलास्टिक मटेरियल है वो, क्या टीपी,
क्लिप, अच्छा अच्छा, ओ हाँ क्लिप बोल देती है। हाँ हाँ वही है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, यहाँ पे देखो अप टू इट्स इलास्टिक, एक हद तक ना, एक हद तक, उसके बाद अगर इसको तोड़ोगे मोड़ोगे तो वापस नहीं आ पाएगा, एक लिमिट तक, और उसी लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, उसे लिखा भी देंगे आपको। अब यहाँ पे दो तरह के फोर्स आपके पास होंगे, एक होगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स और एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आप इसे स्प्रिंग की घटना से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल मतलब इसका जो अपना लेंथ है, ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, लेकिन जैसे ही आप इसे खींचोगे आप क्या कर रहे हो, इसकी साइड शेप और साइज को बिगाड़ रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो उसे। नहीं, डिफॉर्मिंग का मतलब होता है डीफॉर्म, जो फॉर्मेशन उसका है उसको तोड़ना, या जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे चेंज करना, ही डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो आप ऐसा करने के लिए आपको एक अलग से फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा? yes, sir. उस फोर्स का नाम क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। क्लियर? तो अब क्या होगा, ये फोर्स हो गया आपका, ये फोर्स डिफॉर्मिंग। अब आपको पता है कि स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू रिमेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब स्प्रिंग हमेशा ये चाहती है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये है कि वो जिस लेंथ में है उसी लेंथ में बने रहना चाहेगी। अगर आप इसे कंप्रेस भी करोगे ना तो फिर से वो अपने वापस लेंथ में आने की कोशिश में लगी रहेगी। कभी दबाया आपने स्प्रिंग को? yes, बिल्कुल नहीं। तो जाइए और स्प्रिंग को खूब खींचिए, दबाइए। मान लो आपने खींचा तो ये एक्सपेंड होगा। अब आपने जो फोर्स लगाया, आपको एक फोर्स फील होगा, आपके फोर्स लगाए गए दिशा के जस्ट विपरीत। आप महसूस करो, आप जिस दिशा में स्प्रिंग मतलब फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींच रहे हो, उसके जस्ट विपरीत, जब अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स फील होगा। और वो फोर्स क्यों लगा? क्योंकि स्प्रिंग अपने प्रीवियस स्टेट में बने रहना चाहता है। आई बात समझ में? अपने प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर करना चाहता है। आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का काम क्या था? स्प्रिंग के मुंह कान को बिगाड़ देना, उसको डिफॉर्म कर देना। इसीलिए उस फोर्स का, उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी मत पूछो, हिंदी वाला समस्या नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब आपको समझना है। हिंदी मीनिंग तो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, नाम से बता देंगे डर जाओगे, भाग जाओगे। इसलिए नाम से मत सुनो, भावनाओं को समझो। किरे अकाउंट ऑफ चट्टा अकाउंट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ यही समस्या है, अंग्रेजी समझना चाहता है, आता कुछ नहीं। और हिंदी मीडियम का बच्चा कोई अंग्रेजी नहीं, सवाल में 2-4 को वर्ड खाली पता चल गया। अच्छा रेक्टेंगल है, ओहो लेंथ ब्रेथ, अंतिम देखना एरिया है, बीच में क्या लाइन है, क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात, यही सवाल था। अब उस सवाल के पीछे ये और ऑकवर्ड दोनों पगला। सर ये अकाउंट ऑफ का मतलब क्या है? अरे बता रहे कि नो, यहाँ पे लेंथ नहीं, रेक्टेंगल तुम्हें नहीं दिखा, लेंथ ब्रेथ नहीं दिखा, एरिया कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंटली। वो पूछ रहा था, हम तो वही थे जो सर आप हमको बताओ। अच्छा देखो, बिहार बोर्ड का कोड बच्चा अकाउंट ऑफ का मतलब नहीं पूछा हमसे, सोचो नहीं कहते कि उसका कुछ मतलब वो होगा। एरिया सिग्निफिकेंटली करना था, दिखला देखा किसी के साथ समस्या क्या है? हिंदी मीडियम हर शब्द का मतलब समझेगा, और वो अगर नहीं बताता है बोलता सवालों छोड़ देता है, शायद छोड़ देता। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब समझ गए? गुड। अब स्प्रिंग जो अपने प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। साधारण सी बात है, बोलो। और साधारणतः इन जनरल मैक्सिमम केस में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं और नहीं खींच पाए, आप डिफॉर्म करना चाहते हैं, नहीं कर पाए, इसका मतलब स्प्रिंग के पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है और आपने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, दोनों बरोबर है। ये नहीं इसका मतलब हुआ। तो वही हमने लास्ट में यहां पे लिखा भी है, कहीं पे लिखा होगा, अच्छा नोट करके लिखा है, देखो है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन,
इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू है वही रिस्टोरिंग फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, डायरेक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का अपोजिट, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? आप जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा एक लिमिट तक, इसके बाद तो फिर टूट जाएगा। उसके बाद अगर मान लो रिस्टोरिंग फोर्स जितना उसकी एबिलिटी है उससे ज्यादा आप लगा दोगे तो उसके बाद वो बॉडी टूट जाएगा, नहीं सहन करने की क्षमता खत्म। ये बात समझ पाए लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आया? बोलो, हाँ बोलो। हाँ गुड। ये हम अभी बताएंगे आपको। फोर्स का कारण तो देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया है और मटेरियल के पास रिस्टोरिंग फोर्स वाली टेंडेंसी है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी बनाती है। तो हम आपको इलास्टिसिटी का ही कारण बता देंगे। क्लियर? अभी जस्ट इलास्टिसिटी का, किसी भी मटेरियल के पास इलास्टिसिटी क्यों होती है ये होता है, और इलास्टिसिटी है इसीलिए तो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि इलास्टिसिटी के लिए तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम, ये फोर्स वही चीज करता है, पुरानी वाली स्टेट में लाती है, इलास्टिसिटी बनाए रखती है। इलास्टिसिटी का कारण क्या है यार, रिस्टोरिंग फोर्स का कारण क्या है, वो हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। क्लियर? फोर्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये समझ पाए? गुड। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। तो आपको अलग से रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है वही आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो जैसे मान लो होता क्या है कि जनरली आप किसी बॉडी को खींचते हैं और वापस छोड़ते हैं तो 100 का 100% कोई बॉडी वापस आ जाती है और कोई बॉडी 100 का 100% वापस नहीं आती है। ऐसा होता ही नहीं होता है क्या? अभी होता है ऐसा? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। आपको पूछे तो आप बताए नहीं, खैर कोई बात नहीं। आए कैसे पूछे क्या है, सब के दिमाग से निकल भी गया वो बात। ठीक है ना? बस वही बात। कोई समस्या नहीं है? 27 तारीख है आज। हाँ, तो थोड़ा अपसेंट मत करिएगा, बस छुट्टी अपने के अलग से एक दिन का अपसेंट नहीं करना है। करिएगा तो कह दीजिएगा कि सर आज है। तुम लोग मेरे बोलने से पहले बोल रहे हो, कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल रहे थे, बताओ। समझता ही नहीं है लोग। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर? डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। ये बात आपको यहीं पे दिख रहा होगा। ये अगर डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो इसके जस्ट विपरीत इसी पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये सुनो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चलो, तो वो बॉडी जिसपे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद अगर वो 100% वापस आ जाए, चाहे वो लेंथ को खींचा होगा, अपने वॉल्यूम को खींचा होगा, जिस भी तरह के परिवर्तन आपने उसमें पहले से कर रखे हैं, फोर्स हटाने के बाद अगर वो उसी स्टेट में वापस आ जाता है तो वो बॉडी कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक आज तक कोई नहीं है, अप्रॉक्स होता है। कोई भी चीज परफेक्ट आज तक नहीं, ना परफेक्टली रेस्ट पॉसिबल, ना परफेक्टली मोशन पॉसिबल, कुछ परफेक्टली पॉसिबल नहीं, 100% कुछ पॉसिबल है। आइडियल गैस कभी देखा आपने? कोई गैस ऐसा आइडियल हो? मान लेते हैं। आइडियल कंडीशन कभी देखा आपने? नहीं, मान लेते हैं। एयर रेसिस्टेंस नहीं है, मान लेते हैं। तो लेकिन अगर ऐसी हो तो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। जैसे आसपास कहा जाता है क्वार्टर्स, एक तरह का मटेरियल है आपका। जेम्स स्टोन वाला नहीं है। जेम्स स्टोन इलास्टिक प्रॉपर्टी में नहीं आती, उसको कितना खींचोगे? एक हथौड़ा मार, आई नो, उसको भी ये कहते हैं। हाँ, वो भी एक है, जेम्स स्टोन भी क्वार्टर्स है। ये क्वार्टर्स आपका एलिमेंट है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी समझ गए, 100% वापस आ जाएगी। वेरी गुड। अब इसी का जस्ट एक उल्टा शब्द है जिसका नाम है आपको, हाँ नो, अभी आप बताया कि स्प्रिंग को अगर एक आदमी खींच रहा है, हाँ नो, उसके बाद क्या करता है, सब उसको नहीं मतलब खींच पा रहा है, खींच पाएगा कि
जब बैलेंस हो जाएगा अब ना खींच पाए, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कि आपने फोर्स लगाया। उसमें सर और 3-4 आदमी भी जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं खींचा रहा। हाँ, तो उस सारे लोगों के द्वारा लगाए गए फोर्स का परिमाण जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा जो लगाए गए रिस्टोरिंग फोर्स है उसके परिमाण के बराबर होगा, तभी तो नहीं खींचा रहा है। अगर ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा तो वो फिर डिफॉर्म हो जाएगा, टूट भी सकता, और लिमिट से ज्यादा होगा तो टूट भी जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है एक तरह से, है कि जैसे आपने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, देखो जैसे फ्रिक्शन में याद है आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता था, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग होती थी, जरूरत के हिसाब से लगेगी। जैसे किसी भी बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रिस्टोरिंग की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होता है, जैसे मान लीजिए वो 100 न्यूटन बता रहे भाई, 100 न्यूटन तक वो रिस्टोर कर सकता है। आप 115 न्यूटन लगाएंगे वापस वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा, टूट भी सकता है या रिस्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन 100 से अंदर आपने अगर 90 लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स 90 लगेगा, आपने 50 लगाया तो रिस्टोरिंग 50 लगेगा। कोई भी चीज होगा उसका रिस्टोरिंग फोर्स कैसे जानेंगे कि इसका 100 न्यूटन से ज्यादा लगाने से? बिल्कुल जानेंगे, यही जानने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यही जानने के लिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल जानेंगे कि सीखेंगे कि सिखाएंगे। अगला देखो यहाँ पे और कर देंगे, हाँ ये भी सही है, पूरा उधर कर दें, पूरा उधर करने में एक समस्या आ गया है, आप समझे क्या समस्या था? हाँ हो जाएगा सेटिंग। सुनो लोग, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जस्ट इलास्टिसिटी का अपोजिट। इलास्टिसिटी मतलब वो वापस रिगेन करने वाली टेंडेंसी, और कुछ ऐसे मटेरियल होता है जिसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगा के वापस किसी भी हालत में वो नहीं आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स शेप डज नॉट हो जाएगा, समझे। डज नॉट हो जाएगा, वो रिगेन नहीं करेगा, है ना। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी की अपोजिट वाली प्रॉपर्टी होती है ना। अरे बस हल्का सबको खाली दो ना, ये ओपन करके, हाँ उसमें चेंज कर लीजिए प्लास्टिसिटी इट डज नॉट कर दीजिए वहां पे, वर्चू के बाद है ना उसको डज नॉट कर देना है लिखा, आई डोंट नो वर्च्यू ऑफ विच के बाद इट डज नॉट लगाओ, हाँ वर्च्यू इट डज नॉट, हाँ ये डज नॉट होगा, इट डज नॉट रिगेन, a body कह सकते हो, a body does not regain its shape and size। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का अपोजिट हो जाएगा, जो आप मिस्टेक हो गया था ना, आप लोग समझ पाए ना इसे। और उसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब हो गया कि हाँ कभी वापस ना आ पाए 100%, मतलब कभी वापस आ ही नहीं पाए, जैसे रबड़ हो गया, इसको खींचो 100% वापस कभी नहीं आता है, रबड़ आता है थोड़ा सा बच जाता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल है, विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबड़, हाँ बोलो
स्टील या रबर? स्टील होगा, ये स्टील होगा। ये लोग पढ़ेंगे हम लोग ऐसा क्यों होता है, स्टील होगा। इसका आंसर होगा स्टील। देखो एक, हाँ बता रहे हैं, इसके तरीके भी है, इसका मेथड है, वो समझाएंगे। आखिर किस बात पे ये डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा। एक और इसका सीधा सा डेफिनेशन है कि इलास्टिसिटी, एक तो आपने ये देखा कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन कर सके। दूसरा इसका ये है कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना डिफॉर्मिंग फोर्स बर्दाश्त कर सके या कितना जल्दी वापस अपने स्टेट में आ सके रिमूवल फोर्स हटाने के बाद। आप अगर क्या नाम है, रबड़ और स्टील को देखोगे, इसमें होता क्या है कि रबड़ में थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे डिफॉर्म हो जाएगा, रबड़ में थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे खींचा चला जाएगा, स्टील में काफी तगड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब उसके पास ये वाली जो टेंडेंसी है, अपने इनिशियल स्टेट में बने रहने वाली टेंडेंसी, वो ज्यादा है। और ये जिसके पास ज्यादा होगा वो होता है ज्यादा इलास्टिक। मतलब जिसको तोड़ने में, जिसको मरोड़ने में या जिसको डिफॉर्म करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, आपको जिसको डिफॉर्म करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, वो होता है ज्यादा इलास्टिक। आता ही समझ में? तो रबड़ और स्टील के आधार पे दोनों को खींचना है आपको। जैसे बोलोगे सर स्टील को मोड़ेंगे, मोड़ना नहीं है, दोनों को खींचना है। स्टील से भी ज्यादा मजबूत आयरन है। हाँ सच में इलास्टिक कहलाएगा सर, आयरन भी इलास्टिक। हम कहां बोलने लगा है, हमने आपको सवाल स्टील और किसने पूछा, इनमें बताओ ना। सर स्टील और आयरन रहेगा तो आयरन होगा इलास्टिक। स्टील क्या होता है? इलास्टिक अरे पगला, स्टील है क्या? मेटल, नॉन मेटल, कौन चीज? नॉन मेटल है। किससे मिलके बना होता है? स्टील कोई एलिमेंट अलग से? अरे वो फुला देंगे। किससे बनता है? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील एल्युमिनियम रहता है, उसमें कॉपर की थोड़ी मात्रा में रहती है। आयरन एलॉय है, सॉरी स्टील एलॉय है। और हाँ सही बोले थे, स्टील एलॉय है। और कोई भी एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मजबूती, डेंसिटी, ये सब उस जिससे वो मिल के बना होता है उससे ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय का प्रॉपर्टी। उस हिसाब से तो स्टील ठीक है। हम वो बात नहीं बताना चाह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि स्टील और रबड़ में ये कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। डेफिनेशन है कि जिसको खींचेंगे वापस जो जल्दी आएगा वो ज्यादा इलास्टिक हुआ। ऐसा ही नहीं होता है, और भी कुछ बातें होती हैं। जिसे खींचने में बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगे, नहीं, वो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स जो ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है वो मटेरियल मोर इलास्टिक होता है। दोनों आई बात समझ में? और भी इस पे बाद में अलग से चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग।